we have seen that how one ATM and one bar is calculated. Now let us go to Curie. What does it mean by Curie? So Curie is a unit of number of disintegration per second, is unit used in radioactivity. It is equals to नंबर ऑफ कितने अल्फा बीटा गामा निकले, दिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड. तो अगर वन क्यूरी कहा जाए, ये मैडम क्यूरी के नाम से है क्योंकि उन्होंने रेडियम की खोज की थी कि वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उनको इस पर नोबेल प्राइज़ मिला. उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी वो भी इसी रेडियो एक्टिविटी में थे, तो उन दोनों ने बाद में शादी कर ली थी. बोथ हैव गॉट नोबेल प्राइज. सो वन क्यूरी is equals to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. Disintegration per second. नेक्स्ट देखिए, रॉन्जटन का क्या मतलब होता है. दैट इज कि 1 किलो में से कितने क्यूरी, कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहे हैं, उसे रॉन्जटन कहते हैं. सो वन रॉन्जटन आप केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने एक्स रे की खोज की थी. रॉन्जटन ये भी एक साइंटिस्ट हैं. तो रॉन्जटन इज इक्वल्स टू, अगर 1 किलो कोई चीज़ ली जाए और उसमें से 2.58 इंटू 10 टू द पावर -4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो, तो उस इतने क्यूरी, सी से क्यूरी होता है, तो इतने सी लिखा हुआ है पर केजी. इस चीज़ को बाद में देखेंगे. इट इज़ कूलम्ब पर केजी. ये चीज़ क्या है दैट वी विल सी, बिकॉज कूलम्ब पर केजी लिखा है. That I will see in net. What does it mean by one Röntgen? Okay, now one Röntgen meaning, one Röntgen meaning Röntgen. So that is unit of X radiations. The amount that will produce amount of positive और negative ionization, यानी कितने कूलम, क्या कोई भी अल्फा या बीटा निकल रहा है तो उससे क्या होता है कि उसमें कुछ चार्जेस निकलते हैं, तो कितने कूलम चार्ज उसने एमिट किए पर केजी, तो इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एमिटेड बाय radioactive substance. So if this much coulomb of charge is emitted per kg of amount of substance, किसी एक kg चीज में से उसमें अल्फा निकला, बीटा निकला, तो टोटल नेट चार्ज कैलकुलेट कर लो. अगर इतना चार्ज आ रहा है, ईच अल्फा पार्टिकल इज फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल, ये रेट होता है, इस हिसाब से चलता है. एंड आफ्टर दैट सम गामा रेडिएशन कम्स आउट. सबसे पहले अल्फा निकलता है, फिर 2 बीटा निकलते हैं, फिर गामा रेडिएशन 1 या 2 निकल सकते हैं. तो कितना कूलम चार्ज रेडिएट होता है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, उसे रॉन्जटन कहते हैं. नाउ क्विंटल तो आप जानते हैं कि 1 क्विंटल क्या होता है, क्यूरी को CI कहते हैं, और ये कूलम्ब है, कितना चार्ज निकला 1 क्विंटल. सो इट इज 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg. इसे Q से डिनोट किया जाएगा.
वन बार्न, सो वन बार्न बहुत छोटी सी चीज होती है कि दैट इज इक्वल्स टू, अगर एरिया कितना हो 10⁻⁻14 मीटर, ये न्यूक्लियस एरिया के लिए है या किसी एटॉमिक न्यूक्लियस रीजन के लिए, और ये भी -14 मीटर हो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा वन बार्न, it is 10⁻⁻14 into 10⁻⁻14 मीटर स्क्वायर, सो 10⁻28 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप कोई उसी एरिया पे बात कर रहे हैं, वैसे तो न्यूक्लियस में वॉल्यूम होता है, बस उसी रीजन की सरफेस एरिया की अगर आप बात कर रहे हैं, सो वन बार्न इज 10⁻28 मीटर स्क्वायर। नाउ 1 एकड़ या 1 एयर इट इज इक्वल्स टू 1 डेका मीटर स्क्वायर। अगर 10 मीटर है तो उसको 1 डेका मीटर कहते हैं, डी ए लगता है डेका मीटर, और ये भी 10 मीटर है, तो 10 मीटर का हॉल बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 मीटर एक कमरे में होती है लेंथ विड्थ, तो अगर उस तरीके से 3 कमरों को मिला दिया जाए तो 3 करके 9 कमरे मिलाए जाए, 3 कमरे का ये, 3 कमरे का ये, 3, तो तब जो हॉल बनेगा उसको तो कहते हैं किसी के पास 1 एकड़ की फार्मिंग लैंड है तो वो छोटी ज़मीन मानी जाती है खेती के लिए। सो इट इज़ 1 डेका मीटर स्क्वायर, 1 डेका मीटर ये, 1 डेका मीटर ये, और अगर देखा जाए तो 10 इंटू 10 मीटर में ले लो तो 100 मीटर स्क्वायर ये है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का क्या मतलब है, अगर ये 10 मीटर है और किलो हेक्टो डेकाग्राम, डेका से ऊपर क्या होता है हेक्टो, जस्ट एक ऊपर, तो इसलिए 1 एयर तो 1 हेक्टेयर। इसमें क्या होगा कि ये जैसे 10 मीटर लिया है, तो अगर मैं 100 मीटर लूं तो ऐसे 100 मीटर तो 1 हेक्टोमीटर होता है कि नहीं, हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर से हेक्टेयर बन जाएगा। तो 100 इंटू 100 कितना हुआ, इट इज़ 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ऐसा कहा जा सकता है। नाउ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे ये बुक पुरानी है, आजकल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार को कहा जाता है, इसे 1 ATM कहा गया है। 1 ATM की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी ना आपने, तो कितनी आई थी 10⁵ पास्कल आई थी कि नहीं, यही आया था कि नहीं 1.013, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। नाउ सो वी हैव सीन सम, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट है जो हमारी चारों तरफ यूज़ होती हैं और आगे के चैप्टर में होती रहेंगी, तो अभी हम बहुत प्रिलिमिनरी थिंग्स सीख रहे हैं कि वास्तव में टूल्स तैयार कर रहे हैं कि आगे के चैप्टर में कोई परेशानी ना हो। वी आर फेमिलियर विद देम वाइल डीलिंग विद दोज क्वांटिटीज। नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, measurement of length, लेंथ कैन बी मेजर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़ी से बड़ी लेंथ भी मेजर कर सकते हो, जैसे अर्थ से सन की दूरी भी मेजर कर सकते हो, या एट टेरेस्ट्रियल लेंथ की हम थोड़ी दूरी पर कोई चीज़ है तो भी मेजर कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेंथ एंड आल्सो माइक्रोस्कोपिक लेंथ, बहुत छोटी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, मॉलिकुलर लेंथ, उन तीनों के लिए अलग अलग मेथड हैं। So we can measure macroscopic length like diameter of sun, moon, distance between earth and sun and moon, ऐसा कर सकते हैं। intermediate length that is terrestrial dimension, तो यहाँ पर धरती में 2 बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है उसके लिए भी फिजिक्स काम में आएगी। एंड माइक्रोस्कोपिक लेंथ दैट इज डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। इन तीनों के लिए 3 अलग अलग डिफरेंट मेथड है, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल।
सबसे पहले मीजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, तो पहला आपका हेडिंग बनता है मीजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। Now what does it mean by parallax? Parallax क्या होता है? If we shift observatory point, then position of object appears to be shifted, appear होगी, be shifted with respect to background। तो अगर मान लो ये चीज है और यहाँ पर कोई चीज है और अब हम इस आंख से देखें, सो वी आर हैविंग टू आइज, तो मान लीजिए इधर वाली आंख से हम इसको देख रहे हैं, तो इस आंख से देखोगे, दूसरी आंख है, सो इधर से देखो इसको, एक बार लेफ्ट आई से देखो, एक बार राइट आई से देखो, तो यहाँ से इसे बंद कर लो, तो यहाँ से देखोगे तो ये बैकग्राउंड दिखाई पड़ेगा, ये चीज़ दिखेगी, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन उसके पीछे ये बैकग्राउंड दिखेगा। अब ये आंख बंद कर लो, अगर आपने ऑब्जर्वेटरी पॉइंट शिफ्ट कर लिया तो इससे देखने पर ऑब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड बदल जाएगा। आप अपनी आंखों के सामने एक पेन रखो, एक बार लेफ्ट आई से देखो, एक बार राइट से, तो देखो कि क्या उसकी पोजीशन शिफ्टेड होती हुई प्रतीत होती है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। ऐसा करके देखो अगर आपके आसपास पेन है तो। सो दिस, ये जो चीज होती है, इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, इसको कहते हैं पैरेलैक्स। मान लीजिए जैसे मैंने किसी को इसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, नीचे स्केल रख दिया, अगर मैं लेफ्ट आई से देखूंगा तो इससे कुछ मेजरमेंट हमें अलग दिखेगा, ये ऊंचा रखा है थोड़ा सा ऊपर, और राइट से देखूंगा तो अलग दिखेगा। तो इससे एक एरर हो जाती है कि पैरेलैक्स से देखने पर लेफ्ट और राइट से देखने में जो 2.2 सेंटीमीटर हो सकता है और 2.4 लगे राइट से, तो शिफ्ट हो जाएगी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन। तो इसको कहते हैं, जैसे लीस्ट काउंट इधर है किसी भी मेजरमेंट में, उसी तरीके से पैरेलैक्स है, हम कौन सी आंख बंद कर रहे हैं। तो वास्तव में एक बार लेफ्ट बंद करो, एक बार राइट, और फिर दोनों का मीन ले लो, तब पैरेलैक्स इधर दूर हो जाती है। एक से 2.2 दिख रहा है, एक से 2.4 दिख रहा है, दोनों का मीन ले लोगी तो 2.5 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो वो पैरेलैक्स इधर दूर हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स कि इफ observatory point shifted then the position of object appeared to be shifted, it is called parallax. And the distance between two observatory point is called basis, तो उसको बेसिस कहेंगे। जिन दोनों पॉइंट्स के दो हमने ऑब्जर्वेटरी पॉइंट लिए हैं, वैसे तो जनरली हम दो आंखों से देखते हैं, तो उन दोनों की प्यूपिल के बीच की डिस्टेंस बेसिस हुई। सो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेटरी पॉइंट is called basis. Now अब देखो, this method is used to find out the large distance। जो पैरेलैक्स मेथड है, सो दिस मेथड या फिनोमिना कि ये जो शिफ्ट हो रही है पोजीशन, is used to measure large distance। अच्छा, अब देखो कि मान लो कोई भी चीज है, अगर आप पेन को बहुत दूर रख लो तो उसमें थोड़ी शिफ्टिंग होगी,
और पास रखो तो ज़्यादा शिफ्टिंग होगी। ऐसा करके देखो, आँख के पास रखोगे तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगी, बहुत दूर कर दो तो थोड़ा होगा। ऐसा हो रहा है क्या? तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लो हमने इस चीज़ को देखा, तो इस चीज़ को देखते समय हमारी एक आँख ये, तो ये जो इधर वाली आँख है इसका इधर से व्यू ले लेगी, तो ये जो आइज़ है उसको कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक व्यू। ये इधर का एज पूरा देख लेगी क्योंकि ये पूरा इसे कवर करेगी। जबकि जो दूसरी आँख है उससे देखेंगे तो वो उधर का डायमेंशन ले लेगी कि वो उधर से उसे कवर कर लेगी। तो ये आँख हमारी जो दूसरी है उससे इसी चीज़ को देखना, सेम चीज़ है लेकिन वो इधर का ले लेगी व्यू, तो ये इधर से यहाँ तक कवर करेगी। तो वी सी दैट दिस इज़ नॉट ए पिक्चर, दिस इज हैविंग ए डेप्थ, क्योंकि हमने दो डिफरेंट बेसिस पॉइंट से, टू डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से उस चीज़ को देखा, तो इसलिए हमें किसी चीज़ की डेप्थ भी पता चल जाती है। और जबकि ये जो दूसरे लोग हैं जैसे खरगोश हैं, तो खरगोश किसी चीज़ को, एक आँख इसकी इधर है एक इधर है, तो वो इधर से इधर का देख लेता है, इधर से इधर का, वो पिक्चर को भी अगर देखेगा तो हम साइमल्टेनियसली सिंगल ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से देखते हैं। सो वी, अगर आप पेन रखोगे तो आपको दोनों तरफ की डेप्थ दिख जाएगी, ये लग जाएगा ये पिक्चर नहीं है ये पेन है, क्योंकि एक आँख इधर की डेप्थ देख रही है, दूसरी दूसरी तरफ की देख रही है। सो वी कैन ऑल्सो एसेस द प्रॉक्सिमिटी और द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। हम पास और दूर ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसमें पैरेलैक्स ज़्यादा है और जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसमें पैरेलैक्स कम है। इसी तरीके से हमारा एक विजन स्टीरियोस्कोपिक भी है। हम स्टीरियो यानी डेप्थ और स्कोप यानी देखना, वी कैन सी डेप्थ ऑल्सो। सो स्टीरियो स्कोपिक, ये हमारा सीइंग डेप्थ, स्कोप यानी सी। सो वी कैन सी द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो स्टीरियोस्कोपिक विजन है। जबकि जिनकी आंखें इधर इधर होती हैं दे कैन नॉट जज द लेंथ, तो इसीलिए खरगोश आसानी से सांप का शिकार बन जाता है, क्योंकि वो डेप्थ नहीं देख पाता, सांप की दूरी नहीं देख पाता। सो वी आर हैविंग बाइनो ऑकुलर, दो आंखों से देखते हैं, तो ऑकुलर का मतलब आंखें हैं। सो वी हैव बाइनो ऑकुलर। मोनोकुलर जिसकी एक आंख होती है उसको क्या कहते हैं? मोनोकुलर। तो बाइनो का मतलब दो, बाइनो ऑकुलर स्टीरियोस्कोपिक विजन। अच्छा, हमें नुकसान क्या है कि हमारा विजन स्टीरियोस्कोपिक है लेकिन हम बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि मेरी दोनों आंखें सामने में हैं तो हम पीछे का नहीं देख पाते, तो यहाँ का देख पाते हैं सामने का, तो थोड़ा थोड़ा तो साइड का देख लेते हैं। और टोटल आप बताओ चारों तरफ एंगल कितना बनता है? थोड़ा ऊपर का भी दिख जाता है, थोड़ा नीचे का भी, टोटल 4 पाई एंगल बनता है, सॉलिड एंगल आपके चारों ओर। सॉलिड एंगल बताया था कि नहीं? 4 पाई बनता है, 12.56 स्टेरेडियन। और हम लोग सिर्फ 1.5 स्टेरेडियन ही देख पाते हैं, यानी आप बिल्कुल अब आधा भी नहीं देख पाते हो वर्ल्ड को। किनारे किनारे का छूट जाता है कि आधा स्फीयर देख लोगे क्या? अगर आप एक स्फीयर में खड़े हो जाओ, आधा गोला देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, किनारे किनारे का तो छूट जाएगा रिम से हेमी स्फीयर में, तो इसलिए यू आर सीइंग ओनली 1.5। और जबकि खरगोश के केस में क्या है, रैबिट के केस में, रैबिट अपने चारों तरफ 3 पाई का स्टेरेडियन कवर करता है, तो वो ज़्यादा दूर तक तो देख लेगा कि कौन है, बट थोड़ा सा असेसमेंट में भूल हो जाती कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है, पास का क्या है। और हम लोग 1.5 पाई स्टेरेडियन कवर करते हैं। अब देखो, वी आर हैविंग बाइनोकुलर इस ये स्टीरियोस्कोपिक विजन, सो वी कैन असेस डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स रियलिटी, कि रियल है कि पिक्चर है, एंड ऑल्सो इट्स डिस्टेंस। सो वी कैन एसेस, हम किसी चीज़ को डेप्थ को एसेस कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स प्रॉक्सिमिटी।
So its distance relative to other object. तो ये सारे हमें फायदे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय पैरेलैक्टिक एंगल? तो अगर टू बेसिस पॉइंट्स हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इस आंख से देखेंगे तो ये इधर से दिखेगा, और इस आंख से देखेंगे दूसरे ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से, तो ये हो गया. इनके बीच जो एंगल है वो थीटा है. तो दैट इज पैरेलैक्टिक एंगल, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑब्जर्वेटरी पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट. सो इट इज कॉल्ड पैरेलैक्टिक एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस जो भी होता है. सो द एंगल फॉर्म्ड ठीक है बाई बेसिस, ये क्या चीज है बताओ? एट एन ऑब्जेक्ट. तो बेसिस है, जैसे हम आर्क लेंथ नहीं लेते हैं, आर्क लेंथ ले ली, तो आर्क लेंथ किसी पॉइंट पर एक एंगल फॉर्म करती है कि नहीं? प्लेन एंगल, बोलो. सो द एंगल फॉर्म्ड और सस्पेंडेड, तो इसे भी लगभग आर्क लेंथ ली जा सकती है, क्योंकि ऐसे कर देने से भी क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा. हमारे तो ये दोनों पॉइंट हैं. सो एंगल फॉर्म्ड या सस्पेंडेड, सबटेंडेड, एंगल फॉर्म्ड और सबटेंडेड बाय टू ऑब्जर्वेटरी पॉइंट एट एन ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? पैरेलैक्टिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल, क्योंकि वो पैरेलैक्स की वजह से बन रहा है. सो पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल. पैरालैक्टिक एंगल. ये बताओ बेसिस क्या होता है? बताइए, व्हाट इज बेसिस? व्हाट इज पैरेलैक्स? ओके, नाउ वी विल सी एंगुलर डायमीटर क्या होता है. तो एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो जैसे कुछ भी है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड हमारी आंखों में कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करता होगा. सो वॉट एवर इज एंगल सबटेंडेड बाय बोर्ड इन आवर आइज, तो एक सॉलिड एंगल बनेगा कि नहीं? तो इस बोर्ड से हमारी आइज में, दिस इज आवर आई. सो एनीथिंग आप देख रहे हो, तो ये पीछे का बोर्ड है, इससे आपकी आंख पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है. सो द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट आवर आई, उसको क्या कहेंगे? एंगुलर डायमीटर. तो ये सॉलिड एंगल होता है. इट इज, तो किसी भी चीज़ से अगर आपके सामने कोई चीज़ है, कोई तस्वीर है, तो क्या वो मिला के आपकी आंखों में एक एंगल बना रही है? अगर आप अपनी आंखों को एक सेंटर ले लो स्फीयर का, तो ये एक सॉलिड एंगल है. सो एंगल सबटेंडेड बाई, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात, अगर कोई लेंथ है, तो लेंथ भी आपकी आंखों में एंगल बना सकती है, तब वो थीटा होगा. जैसे मान लो सन है, तो सन के जो एंड पॉइंट्स हैं, वो आपकी आंखों में अगर ऐसे सिर्फ देखो, तो सिर्फ थीटा बनाएंगे. बोलो भाई, जो इसका डायमीटर है वो हमारी आंखों में जितना एंगल सबटेंड करेगा वो थीटा है. और अगर इस तरीके की चीज़ लोगी कि पूरा एरिया कितना कर रहा है, तब सॉलिड एंगल होगा. तो एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट आवर आइज इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर, क्योंकि उसका डायमीटर अब एंगल के रूप में आपने दिखा दिया ना.
सो अगर वो चीज़ पास है तो क्या वो हमारी आंखों में ज़्यादा एंगुलर डायमीटर बनाएगी कि उतना ही? सो द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट at our eye is called angular diameter. It may be taken so as per our convenience as plane angle or solid angle. It may be taken as per our convenience plane angle or solid angle. अब जरा देखो कि जैसे कि अर्थ से मून को देखा जाए, तो अर्थ से अगर आप मून को देखोगे तो मून बहुत छोटा है और अर्थ काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हम कहीं खड़े होकर भी मून को देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति से जो अमेरिका में है उससे कहो कि मून को देखे, और एक व्यक्ति जो इंडिया में है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है उनसे कहो मून को देखें, तो हमारे पास एक लार्ज बेसिस बन जाएगा ये बेसिस, और साथ में दोनों देखें तो ये देखेगा कि उसको अपना वर्टिकल से कितनी आंखों को तिरछा करना पड़ा मून को देखने के लिए, जबकि इस वाले को लेफ्ट में तिरछा करना पड़ेगा, इसको राइट में। तो ये एंगल अगर थीटा है या थीटा 1 है और ये एंगल कितना है थीटा 2, तो आपने क्या किया कि इससे जैसे ये सीधा है तो आपने अपनी नज़र सीधा से इधर घुमा दी, तब आप मून देख पाए। और जो इधर वाला पर्सन है उसने क्या किया, उसने सीधे से अपनी आंख इधर घुमाई, तब मून देख पाया कि नहीं देख पाया? अब देखो, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, सो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये थीटा 1 है और ये कितना है थीटा 2 है। तो पैरेलक्स एंगल थीटा कितना हो गया? इज इक्वल्स टू थीटा, इट इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। अच्छा, ये बता सकते हो कि अर्थ की डायमीटर क्या है? वैसे तो 6500 किलोमीटर है, तो 6500 किलोमीटर कहा जा सकता है, और बुक आपकी कहती है 1.276 इंटू 10⁻7। तो 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर है अर्थ का डायमीटर। और इस पूरे को क्या कहा गया? थीटा कहा गया। दिस इज कॉल्ड एज थीटा। तो अब ये जो थीटा है उसे क्या कहोगे? आर्क लेंथ और अपॉन रेडियस। अच्छा, ये मून है और ये क्या है अर्थ, और ये मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस हुई कि नहीं? क्योंकि मून और अर्थ बहुत दूर दूर हैं, देखने के लिए तो ऐसे है बट लेकिन वो है बहुत दूर, तो हम पास करके देख रहे हैं, अदरवाइज देखा ऐसे जाएगा। सो ये दोनों डिस्टेंसेस जो होंगी वही तो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होंगी, बोलो। अच्छा, अब अगर वो मुझे कह दे कि ये जो थीटा है, क्वेश्चन नंबर 2.3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2.3 में कह रहा है कि अगर थीटा कितना दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, थीटा कितना दे रहा है 1 डिग्री 54 मिनट। सो इट इज इक्वल्स टू, अब इसी चीज को मैं आर्क मान लूं, यही आर्क हो गई कि नहीं? तो ये जो चीज हो गई ये लेंथ बिटवीन अर्थ एंड मून हो जाएगी, और अपॉन रेडियस। सो थीटा इतना हो गया, और थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ की जगह रखो कि डायामीटर ऑफ अर्थ। अच्छा, रेडियस की जगह क्या रखो बताओ? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, चाहे उसे आप डी बोल दो, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। यहां तक समझ में आया?
ये आर्क ले लिया, ये रेडियस ले लिया, यही वो लेंथ है जिसको हम डी कह रहे हैं, बोलिए। और ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है जिसको हमने डायमीटर लिया है, ठीक है। और ये लेंथ कितनी ली है बताओ, 1.276 इंटू 10⁻7 ली है, बताइए, इतना ठीक है ना। अब देखो थीटा को यहाँ पर आप डिग्री में नहीं रख सकते क्योंकि ये रेडियन का फार्मूला है, तो रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो 1 डिग्री 54 मिनट को क्या लिख सकते हो, 1 डिग्री प्लस 54 मिनट लिख सकते हो। अच्छा, मिनट का मतलब समझते हो, और पहले सोचो वन रिवॉल्यूशन क्या होता है। इफ वन रे revolves and it comes to its initial position, एक रे अगर रिवॉल्व करे and it comes to its initial position, then it is called one revolution। यहाँ से घूम के घूमती घूमती जाए और फिर लौट के यहाँ आ जाए। so if one ray revolves and comes back to its original या इनिशियल पोजीशन, then it is called one revolution। one revolution is subdivided into 360 parts, 360 equal parts। each part is called 1 degree। each part is called 1 degree। so what is 1 degree? it is 1 by 360th part of 1 revolution। या ये भी कह सकते हो कि 1 revolution is equals to 360 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ, 1 by 360 इंटू 1 revolution। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। अब देखो 1 degree is further subdivided into 60 parts and each part is called 1 minute। 1 degree is further subdivided into 60 parts। each part is called 1 मिनट। 1 डिग्री बहुत छोटी सी चीज होती है, शायद इतनी बड़ी हो। 1 डिग्री तो इतना समझ सकती हो ना, इससे ज्यादा तो नहीं होती होगी ना। और अब इसके 60 टुकड़े करो, 60 लाइन इसमें खींचो ऐसे ऐसे, तो इसका जो 1 पार्ट होगा वो बहुत ही छोटा होगा, वो 1 मिनट होगा, या 1 मिनट ऐसे भी कह सकते हो, एक डैश लगा दो। सो अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बताओ, 60 मिनट। 1 मिनट को ऐसे लिखा जाता है, ये चीज हो गई। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 60 पार्ट्स। 1 मिनट को भी डिवाइड किया गया, 1 मिनट तो और पतला होगा। सो 1 मिनट is further subdivided into 60 equal parts। each part is called 1 second। ये टाइम वाला सेकंड नहीं है। अब ये मैं और पतला बनाऊं, और पतले में तो ना जाने कितना पतला मुझे बनाना पड़ेगा, इतना पर चलो बना दिया, ये 1 मिनट ले लिया। अब इसके भी और पार्ट करो, तो इसके पार्ट
इसके 60 पार्ट्स करो। तो 60 पार्ट्स अगर आप कर देंगे तब 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड ऐसे। सो व्हाट इज 1 मिनट? इट इज 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 सेकंड 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये देखो कि 1 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? 1 डिग्री इंटू, नीचे लिखो 1 डिग्री और ऊपर लिखो 60 मिनट। तो डिग्री डिग्री कट गई क्या? अब मिनट को, 1 मिनट को क्या लिखा जा सकता है? 60 सेकंड लिखा जा सकता है कि नहीं? जहां ना समझ में आए पूछ लेना। तो मिनट मिनट भी कट गया, और मिनट मिनट कटने से क्या हो जाएगा? ये और ये कट गया, तो फिर क्या आ जाएगा? 60 इंटू 60 3600 सेकंड। सो 1 डिग्री में कितने सेकंड हो गए? अच्छा, अब हम अपनी बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि पाई रेडियन, ये कह रहा है 180 डिग्री को पाई रेडियन में बदलो, ऐसा बोला है। कन्वर्ट 180 डिग्री इनटू रेडियन, ऐसा कहा गया। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 180 डिग्री को रेडियन बदलना है, सो 180 डिग्री लिखो। अब यहां देखिए, सो दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और में कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री गई, 180 से 180 गया। सो ये क्या हो गया बताइए? पाई रेडियन में बदल गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये भी बोल सकता है कि कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री। क्योंकि पहले तो हमने डेसिमल में निकाल दिया था, लेकिन उस समय सिर्फ मैंने ऐसे आपको, हम उस चीज़ पे पढ़ना नहीं चाहते थे इसलिए निकाल दिया था, बस हमने ऐसे ही डेसिमल में लिख दिया। बट डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता है, तो 1 रेडियन लिखो, और यहाँ क्या लिखो? पाई रेडियन और 180 डिग्री। ये तो एस्टेब्लिश्ड फार्मूला है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पाई रेडियन में तो 180 डिग्री होता है कि फिर से बता दें? इतनी बात हो गई। अब देखो, दिस इज 180 डिग्री अपॉन 22/7। ओके, तो ये कितना हो गया? 18 पंचे 90, 18 छंगा 100, 18 7 126, इतने बाई 22 डिग्री। बोलो ठीक। और कट करो तो 630/11 आ गया, तो 630/11 डिग्री हो गया। जानना समझ में आए वहाँ पूछना। 5 टाइम्स ले जाओ 55, तो कितना बचेगा? 80। 7 टाइम्स ले जाओ तो 77, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इट इज क्या लिखा जा सकता है? 57 और 3/11 डिग्री। बोलो ठीक। चलो, अब इसको अलग अलग लिख सकते हो भाई। 2.5 को क्या 2+1/2 लिख सकते हो? तो मैंने लिखा। अब हम इस डिग्री को, ये तो डिग्री है ना, इसको मिनट में बदलो। कैसे बदलोगे? सो इनटू, सो इसको इनटू करने के लिए क्या करें? ऐसी चीज करो कि डिग्री हट जाए, मिनट आ जाए। तो यहां पे करिए 1 डिग्री और ऊपर क्या लिखिए? 60 मिनट। ऐसा करने से डिग्री से डिग्री कट गया,
और क्या आ गया बताइए? 180/11 आ गया मिनट। अब 11 से 180 को कट करो, 11 1 जा 11 तो 70 आया, 11 6 जा 66, और फिर क्या आएगा? 3 बचेगा। 3 बच गया तो डेसिमल लगाओ, 11 2 जा 22 तो अच्छा अच्छा ठीक है, 4 कर लें, 4 बच गया तो 3 करो, 33 तो कितना बचा? 33 से 7 बच गया, फिर इतना 7 बच गया, डेसिमल में भी नहीं करना है, बस 4 बच गया, 16 आ गया ना, तो 16 करो और ये सब मत लिखो, डेसिमल नहीं लगता इसमें। तो अब जरा देखो इसे क्या लिख सकते हो? क्या 57 डिग्री प्लस 16 एंड 4/11 लिख सकते हो? तो 57 डिग्री प्लस 16 मिनट, फिर इसे तोड़ो और 4/11 मिनट लिख सकते हो? अच्छा अब देखो इसमें 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस 4/11, चूंकि ये मिनट है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इट इज 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस 240/11, मिनट से मिनट कट गया डबल। तो आपका ये मैथ्स का 3rd चैप्टर भी है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वहाँ बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ काम बन जाएगा, तो वो बताना ही नहीं पड़ेगा। तो अब ये देखो 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22, फिर 20 बचेगा तो कितना होगा? 11 1 जा 11, फिर कितना बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं? तो डेसिमल लगा के 8 लिखा जा सकता है। तो इसे क्या लिखोगे? 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस 22 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट कर दो, और फिर क्या लिखोगे? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अब आपको समझ में आया कैसे बदलना है 1 रेडियन में? पहले तो मैंने 57 पॉइंट लिखा दिया था, तो पॉइंट में नहीं लिखना होता है, लेकिन ऐसे करना है। तो दैट वी हैव सीन ओवर हियर। नाउ अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 2.3 क्वेश्चन कर रहे थे, तो 2.3 क्वेश्चन में क्या था? कितने डिग्री और कितने मिनट था? जब हमने देखो क्या लिखा है, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन अर्थ। अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी से मून को देखा गया, और मून पर जो पैरेलक्स एंगल है, सवाल पूरा पढ़ो, बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ, 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखा गया, तो जो थीटा यहाँ सबटेंड हुआ है वो कितना हुआ है? 1 डिग्री 54 मिनट हुआ है, और जो इसके बीच का डायमेट्रिक लेंथ है, अर्थ का डायमीटर है, वो कितना है? 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो अर्थ से मून के बीच की डिस्टेंस बताओ। मून को मैंने पॉइंट साइज ले लिया है। लेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, कैपिटल डी लिया गया, मैं भी ले लेता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, वैसे 3,84,000 किलोमीटर है, एंड मून इज डी। सो होता क्या है, प्लेन एंगल का क्या फार्मूला है? इट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये चीज होती है। तो अब हम देखेंगे, हमारे पास एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट, उसे बदलो 1 डिग्री 54 मिनट। ऐसा करने के लिए सबको पहले डिग्री में बदलो, फिर रेडियन में बदलना। 1 डिग्री प्लस 54 मिनट, मिनट को कैसे बदलोगे? मिनट को कट करो तो ये डिग्री में बदल गया कि नहीं? मिनट है ना, 1 होगा,
डबल डॉट लगा दिया मैंने। जब डबल डॉट तो सेकंड का होता है, तो ये कर दिया। अब देखो, तो इससे डॉट डॉट तो कट गया, और 6 से इसको कट करोगे तो 10, 9/10 आ गया। तो 1 डिग्री और प्लस 0.9 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 1.9 डिग्री हो गया। 1.9 डिग्री हो गया। और बताओ 180 डिग्री लिखो नीचे, और ऊपर क्या लिखो? पाई रेडियन। अब ये रेडियन में बदल दिया, फिर फार्मूला चल जाएगा। डिग्री से डिग्री काटो, और ये चीज़ क्या हो जाएगी? 19/1800। डिग्री से तो डिग्री कट गई ना, और इंटू पाई रेडियन। तो पाई को क्या लिखोगे? और रेडियन। ये चीज़ हो गई। इतनी बात समझ में आ गई कैसे बदला है हमने? कुछ कटता हो तो काट दो, 2 से कट जाएगा। तो 19 इंटू 11/900 इंटू 7 रेडियन। इतनी बात ठीक है? अब देखो थीटा को क्या कहोगे? थीटा है आर्क रेडियस, तो डायामीटर ऑफ अर्थ, और अपॉन डी जो कि डिस्टेंस मानी गई है। सो इट इज 19 इंटू 11 अपॉन 900 इंटू 7। इन बेटर होप हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, शायद आगे कट ही जाए किसी से। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दिया गया है? 1.276 इंटू 10⁻7/d। तो d को ऊपर ले जाओ, बाकी चीज़ों को नीचे ले आओ। 1.276 इंटू 10⁻7/19 इंटू 11 इंटू 900। देखो शायद किसी से कुछ कट जाए। 11 आएगा, 11 से फिर 11, ये 11 से कट रहा है, तो डेसिमल लगाओ। 11 1 जा 11, 17 बचा। तो 11 1 जा 11, फिर 66 बचा। तो 116 आ गया कि नहीं आ गया? 19 छक्का 114। अब ये 6 टाइम्स तो कटेगा, और ये 2 जीरो भी इसको दे दो। अभी 6 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो इसे दे दो, तो ये कितना हो गया? 11.6 इंटू 9, 11 10⁻7/19। यहाँ तक ठीक है? 9 से भी मल्टीप्लाई करो तो 54, 9 5 14, और 9 9 10, इतना आ गया इंटू 10⁻7। बोलो ठीक? 19 से 104.4 को करो तो 95। तो क्यों नहीं आ रहा है? कहीं कुछ गलती की है क्या? सब पूरा सही सही डाला है। सो ये अच्छा, इसे ये हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे? डी था 900। एक चीज नहीं लिखी है, ये 7 छूट गया है। 7 छूट गया था, ठीक है? तो अब हमें 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 नहीं लिखा था यहाँ का, जो 7 है ना वो हम उधर नहीं ले गए थे। तो 7 से भी करो पहले, डिवाइड करने से पहले। तो 28, फिर से 28, 28 29 30, और 7 कम 7, 730 आ जाएगा। और फिर इसमें 19 से डिवाइड करो, तो इट इज 730.8 इंटू 10⁻7/19। तो 3 टाइम्स जाएगा, 19 3 जा 57, फिर ये कितना हो जाएगा? 6160। तो 19 छक्का 19 7 133, 19 अट्ठे 172, 19 8 या कितना होता है?
दैट इज 150, हाँ 152, तो ये 8 आ गया, और डेसिमल के बाद का भी 8 ले लो तो 57, ये आ गया। तो ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास 38.4 इंटू 10⁻⁷ आया है। इसे क्या लिख सकते हो? दैट कैन बी रिटन एज, इसे छोटा कर दो और इसे बड़ा कर दो। बोलो बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा सवाल समझ में आया? चलो, तो इस तरीके से हमने पैरेलक्स मेथड को यूज किया है। नाउ कम टू एग्जांपल 2.1। इसमें कहा गया है द एंगल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो 1 डिग्री को कैसे रेडियन में बदलेंगे? 1 डिग्री है, अच्छा डिग्री नीचे लिखो और रेडियन ऊपर लिखो। तो बताओ पाई रेडियन में कितने डिग्री होती है? ये लिख लिया। अब डिग्री से डिग्री कट कर दो और पाई को क्या कर दो? पाई की वैल्यू आप चाहे 3.14 लिख लो, ज़्यादा एग्जैक्ट तो 22/7 ज़्यादा एग्जैक्ट होती है। और यहाँ लिख लो 180। अब ये हो गया रेडियन। अच्छा, अब ये 11 हो गया और ये 90 हो गया। अब आप अपने कैलकुलेटर से 7×63 630 इसको ज़रा डिवाइड करो और मुझे वैल्यू बताओ। एक और डिजिट बताओ। 6 आ रहा है, इनके में तो 5 आ रहा है। कहाँ गलती कर दी? 6 ही आ रहा है एग्जैक्ट, बुक में तो 5 आ रहा है। तो उन्होंने क्या लिया होगा पाई को? 3.14 तो नहीं ले लिया है। तो फिर एक और चीज़ करें, क्योंकि डिजिट में गड़बड़ी हो रही है। अब मालूम नहीं वो किस रूट पे गए होंगे। 3.14/180, जरा इसे डिवाइड करके देखो ये कितना आता है। 0.017444 ना इससे आया ना उससे आया। अब देखो, यानी पता नहीं चल पाता ना कि ये पाई को क्या लेते हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है। तो आप किसी को भी ले लेना, हो सकता है इसमें 2 डिजिट और लियो तो आ जाएगा, एक और ली जाएगी तो आ जाएगा। बट आपको थीम तो समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करो, इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? 1 डिग्री कर लिया है। अब 1 मिनट और आर्क मिनट, आर्क मिनट अगर मान लो किसी आर्क से बने तो आर्क मिनट भी उसको कहते हैं। चलो, सो 1 मिनट को 1 आर्क मिनट भी कहते हैं। उसमें लिखा ही आपकी जानकारी के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मिनट ऑफ आर्क, आर्क मिनट। इसको पहले क्या करेंगे? पहले तो डिग्री में तो बदलना पड़ेगा ना, नहीं तो हम कैसे बदल पाएंगे? तो ये मिनट मिनट कट गया, अब कितना आ गया? 1/60 डिग्री आ गई। अच्छा, 1/60 डिग्री आ गई, तो 1/60 डिग्री है तो इंटू 1 डिग्री भी लिख सकती हो। अब बताओ ऊपर 1 डिग्री को कितने रेडियन में बदला था? 0.1745 ही लेता हूं मैं, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू लेने से एक में 4 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, तो मीन ले लिया जाए। 4 बुक दे रहा है तो वही लो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सारे आंसर गलत आएंगे। अब देखो ये ले लिया, ये बात समझ में आई? 1 डिग्री को रेडियन कैसे लिया? 1 डिग्री में इतने ही रेडियन तो निकाले ऊपर।
अब आप 60 से इसमें डिवाइड करो। टू नाइन 08 ये सही है। अच्छा इसे क्या लिख सकती हो, क्या इसे 1.745 इंटू 10⁻⁻² लिख सकती हो? बोलो, जब इसे बड़ा करोगी तो इसे छोटा कर दोगी। अब इसको भी कैसे बदला जा सकता है, हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम 4 डिजिट इधर ले जाएं तो 2.908 और इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, और थोड़ा सा इसे क्या करें कि और कम डिजिट्स बना दें, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के मामले में ज़्यादा ही हम ले रहे हैं, उतना एक्यूरेसी तो इसमें होगी नहीं। तो इंटू 10⁻⁻4 रेडियन 180 तक तो जाता ही था। 3 डिजिट हमारे उसमें 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर थे, 180 एग्जैक्ट था। तो मान लीजिए हमारे पास 3 थे तो हमने 3 बना लिए, लेकिन इन्होंने ऊपर 4 बना लिए हैं। खैर उतना कोई मतलब नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में जा ही नहीं रहे हैं। सी, अब कहा जा रहा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को कैसे करोगे? 1 सेकेंड में क्या होता है, 1 मिनट बाई 60 सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कट गया तो क्या आ जाएगा, 1/60 मिनट आ जाएगा। और 1/60 अलग लिखो और 1 मिनट अलग लिखो। 1 मिनट में अभी अभी ऊपर क्या आया है, कितने रेडियन आया है? अब इसको भी कैलकुलेट करके बताओ। जीरो पॉइंट 0485 इंटू 10⁻⁻4। अगर मैं इसका डेसिमल इधर ले जाऊं तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन 2.2 क्वेश्चन कल कराएंगे, अभी लॉग बुक नहीं है मेरे पास, तो लॉग बुक से होगा ये सवाल। अभी आओ 2.4 पर। एग्जाम्पल 2.4, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920। मान लो सन बहुत बड़ा है और मैं धरती पर एक जगह खड़ा हूँ, तो ऐसे केस में सन हमारी आँखों में कुछ न कुछ कोण अंतरित करता है। तो सन ने हमारी आँखों में एक एंगल सबटेंड किया, दिस इज सन, दिस इज अर्थ। तो एक ही जगह खड़े हुए तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाट एवर एंगल इट सबटेंड एट आवर आई, इट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। सो इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1920 सेकेंड। लेकिन सेकंड में बात नहीं चलेगी, अर्थ का रेडियस दिया गया है, द डिस्टेंस डी ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, इसकी डिस्टेंस दी गई है। यहाँ से कितनी दी है, 14,88,00,000 बोली जाती है, बट यहाँ पर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर ये डिस्टेंस दी गई है। और पूछा जा रहा है सन का डायमीटर बताओ, तो सन के डायमीटर को डी ले लो। अब देखो कि प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब देखिए प्लेन एंगल कितना लिया गया है, 1920 डिग्री लिया गया है, बट वी कैन नॉट टेक इट इन डिग्री। सो ये सेकंड में लिया गया है, सेकंड से हम रेडियन में बदलें तब तो यहाँ रख पाएंगे। तो 1920 सेकेंड इज इक्वल टू 1920 इंटू 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड को रेडियन में बदल लो। 1920 इंटू 4.85
इतने रेडियन हो गया, क्योंकि अभी अभी ऊपर निकाला है ना 1 सेकेंड में, इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। और उधर आर्क लेंथ क्या है, ये आर्क हो गया और ये सेंटर हो गया। आर्क लेंथ को क्या लोगे, डी, और जो ये लेंथ है रेडियस क्या हो गया, अब ये पूरा रेडियस माना जाएगा कि नहीं, आर्क, तो 1.496 इंटू 10⁻11, ये सिंगल ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से लिया जा रहा है। बोलो बात समझ में आ गई, सिंगल से भी लिया जा सकता है। तो आर्क लेंथ, ये रेडियस और ये एंगल, इसको कहते हैं एंगुलर डायमीटर। इज इट क्लियर? चलो अब डी चाहिए तो इसका इसे मल्टीप्लाई करो। सो दैट इज 1920 इंटू 4.85 इंटू 1.496, ये चीज़ हो गया, और इंटू 10⁻11 और -6 है तो इसे 5 लिख दो, दैट इज इक्वल टू डी। जरा इनके तो मल्टीप्लाई करो, देखें क्या आता है कि सन का डायमीटर क्या है। 9312 ना, 9312 इंटू 10⁵ 5 कहाँ से, और इसमें ये भी कर दो ना, सारे करो। तो एंगुलर डायमीटर चाहिए था हमें, आर्क लेंथ अपॉन दिस, वन 1393.0, इतना ही रखो, 1393.0, और ये आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लाएंगे, एक डिजिट 0 है, हाँ ये ठीक है। तो अब ये 4 डिजिट इधर ले आओ, तो 1.39, 3 भी छोड़ दिया है, और इंटू 10⁹ इतने मीटर आ गया। ओके, सो दैट इज द सन्स डायामीटर इज, सन्स डायामीटर इज 1.39 इंटू 10⁹ मीटर। अच्छा, अर्थ का डायमीटर क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, तो पता तो चले सन हमसे कितना बड़ा है। देखो पीछे वाले सवाल में देखो, अर्थ का डायमीटर 1.276 इंटू 10⁻7, सो अर्थ्स डायमीटर 1.276 इंटू 10⁻7, और सन्स डायमीटर 1.39 इंटू 10⁹ मीटर। सो डायामीटर ऑफ सन अपॉन डायामीटर ऑफ अर्थ, तो उनके दोनों के डायामीटर में क्या फ़र्क है, डायामीटर ऑफ सन और डायामीटर ऑफ अर्थ 1.39 और 1.276 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻7। तो इसको ज़रा डिवाइड करो, यहाँ तो 100 आ गया ऊपर, 0 पॉइंट कैसे आ गया, 1.39 ऊपर है। बोलो, 1.097
साइंस है। ये चीज़ हो गई। अगर हम इसे 1.1 इंटू 10⁻² कहें, सो इट इज़ 110। सो सन्स डायामीटर और सन्स रेडियस इज 110 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। सन्स रेडियस इस डायमीटर भी 100 टाइम्स है, 110 टाइम्स। रेडियस बोल सकती हो, साइज बोल सकती हो, डायमीटर बोल सकती हो, सभी में वही रेशो होगा, लार्जर देन दैट ऑफ अर्थ। दैट का मतलब है कि अर्थ के भी रेडियस को लिया जाए, जब डायमीटर लें तो डायमीटर लें, तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देन दैट ऑफ अर्थ। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए एग्जाम्पल 2.2 पे आइए, बाकी लॉग टेबल से कल समझा देंगे कि अगर आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो यहाँ पे बिल्डिंग को देखा यहाँ से, फिर आप थोड़ा इधर चल लिए 100 मीटर, और फिर से उसी बिल्डिंग को ज़रा तिरछी निगाह से देखा, तो आपने फिर से उसी बिल्डिंग को यहाँ से अब देख लिया थोड़ा आगे चलने पर। तो आगे चलने पर जब देखा तो आपको अपनी नज़र हॉरिजेंटल से थोड़ा सा डेविएट करनी पड़ी थीटा। तो ये थीटा यहाँ बन गया क्योंकि अल्टरनेटिंग एंगल है, ये बिल्डिंग है, ये सड़क है, ये रोड है। तो रोड में एक रोड पे बिल्डिंग है और आप दूसरी रोड पे जा रहे हो, तो पहले सामने से देख लिया, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग को आपने क्या किया, एक यहाँ पीछे से रोड जा रही थी, तो रोड में पहले आपने यहाँ खड़े होकर इस बिल्डिंग को देखा, फिर आगे बढ़ गए और फिर यहाँ से देखा इसी बिल्डिंग को, तो आपको वर्टिकल से कुछ नज़र तिरछी करनी पड़ी, तो वही एंगल यहाँ पर पड़ गया। पहले सीधे देख लिया तो सीधे में, और फिर ऐसे देखा। अब जरा देखो ये 100 मीटर चलने पे कितना एंगल आपको नज़र घुमानी पड़ी। क्या इस बेसिस पर आप ये पता कर सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, कि इस बिल्डिंग से इस रोड की दूरी क्या है? सिर्फ इस बेसिस पे कि इतना आगे चले तो नज़र इतनी तिरछी करनी पड़ी, इतना ही आपको मालूम, कुछ नहीं मालूम है। ये मालूम है कि 100 मीटर आगे चले तो उस सड़क से उस बिल्डिंग की कितनी दूरी है। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट AC। अच्छा, एंगल दिया हुआ है, एंगल 40 डिग्री है, इट इज़ 40 डिग्री। तो अब आपको ये B है, तो बताइए tan 40 क्या होता है? AB बाई AC, क्योंकि यहाँ से 40 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया कि नहीं। सो इट इज़ 100 बाई AC, और यहाँ लिखो tan 40। tan 40 की वैल्यू दी है, कितनी दी है बुक में पढ़ो, 0.8391। सबसे आखिरी लाइन आंसर देखो 0.8391। हम लॉग टेबल ला के दिखा देंगे, लेकिन अभी तो आंसर में दिया है ना, देख रहे हैं कि नहीं। तो इसमें अब AC कैसे निकालेंगे, 100 बाई 0.8391, जरा डिवाइड करें और पता करें कि ये कितनी है। नाइन 9.17 मीटर। तो यही आंसर हो गया कि द बिल्डिंग इज दिस मच एट दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम अस। ओके, तो इस क्लास के लिए अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के ऊपर देखेंगे। थैंक यू।